आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं पद्मा कुलदीप। बढ़ते हैं खबरों की ओर। महाराष्ट्र में जारी सियासी हलचल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर नेताओं के फोन टैपिंग का आरोप लगाया है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ में भी इस मुद्दे पर सियासी सरगर्मियां शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में तो आज से नहीं, पेगासस का जब डिक्लेरेशन हुआ था तब से कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में राजनेताओं की फ़ोन की टैपिंग होती है और उसके अंश अभी भी मौजूद हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी अगर बयान दे रहे हैं तो समझ लीजिए जिम्मेदारी से इस बात को कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में ये सब कुछ हो रहा है। दो अलग अलग बातें हैं। फ़ोन टैप होना अलग प्रकरण है और ईडी अपना काम कर रही है, दूसरा प्रकरण है। रमन सिंह जी का बयान दोनों मामले में किस मामले में है? पेगासस के मामले में उनको खुद को बताना पड़ेगा। उनकी हुकूमत के समय पेगासस की खरीदी यहाँ किया गया था क्या? उसको इंस्टॉल किया गया था क्या? और सचमुच फ़ोन की टैपिंग हुई थी क्या? इसका जवाब तो डॉक्टर रमन सिंह जी को ही देना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार के नेताओं को फ़ोन टैपिंग करने का कोई कारण ही नहीं है। ये शंका में ये इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। मूल विषय यही है कि ईडी पूछताछ कर रहा है, इनको तकलीफ़ हो रही है। राहुल गांधी या सोनिया गांधी को ईडी पूछता है तो ये तो स्पष्ट रूप से मामला सामने आ चुका है और न्यायालय में भी ये मामला जा चुकी है। तो नेशनल हेराल्ड को लेकर जो इनको नोटिस दिया गया है और जिस प्रकार के पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय जो एजीएल बना था, जो नेशनल हेराल्ड को रन करता था, उसके शेयर में और जिस प्रकार की वो कंपनी बनी थी, बाद में जो परिवर्तन लाया गया है और जिस प्रकार 90 करोड़ रुपये कांग्रेस पार्टी ने दिया, फिर यंग इंडिया का बना है और ये शेयर एजीएल से ट्रांसफ़र होके यंग इंडिया में आना, 90 करोड़ रुपया जो कांग्रेस को दिया था वो पूरे के पूरे माफ़ कर दिया गया। उसके वैल्यू 50 लाख कर दिया गया और ये 50 लाख राशि यंग इंडिया में ट्रांसफ़र होके ये पूरा का पूरा नेशनल हेराल्ड की 2000 करोड़ की संपत्ति अब सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी, क्योंकि जीवित दो ही सदस्य बच गए हैं यंग इंडिया के, जो एक राहुल गांधी हैं और सोनिया गांधी हैं। मोतीलाल वोरा जी और फर्नांडिस, इनके जो 12% के शेयर थे वो तो रहे नहीं। अब यदि इन सारे मामलों में ईडी को पूछताछ करना है तो किससे पूछताछ करेगा? राहुल गांधी से ही पूछेगा कि ये सारी प्रक्रिया में अनियमितता हुई है, उसके लिए जवाबदार कौन है। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी से हटकर ये यंग इंडिया में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर ट्रांसफ़र करना, वो भी 2000 करोड़ का 50 लाख रुपये में, ये सारी तकनीकी जो कमियां हैं उसके लिए पूछ रहे हैं। अब उसको कोई कानून से ऊपर तो नहीं है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कानून सबके लिए बराबर है और यदि अनियमितता नहीं हुई तो डरना नहीं चाहिए। अनियमितता है तो सजा कार्रवाई होगी। इसके पहले ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, 9-9 घंटे तक ईडी से पूछताछ किया। मनमोहन सिंह की सरकार थी। मोदी जी भीड़ भाड़ लेके मेला ठेला लेके नहीं गए, मोदी जी अकेले गए, हिम्मत से बोले क्या सवाल करना है। 9 घंटे बैठे, उसके बाद बोले और कुछ पूछना है तो पूछो। तो ये हिम्मत की बात होती है। यदि हम साफ हैं, बेदाग हैं तो दमदारी के साथ अपनी बात रखना चाहिए। चोर की दाढ़ी में तिनका, इतना हल्ला क्यों? छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधानसभा सचिवालय के नोटिफिकेशन के अनुसार ये सत्र 20 जुलाई से 27 जुलाई तक चलेगा, जिसमें 6 बैठकें प्रस्तावित हैं। इस बार मानसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार भी नजर आ रहे हैं। हेलो,
देश को नया राष्ट्रपति 25 जुलाई को मिलेगा। इसके नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एनडीए ने झारखंड की राज्यपाल रह चुकी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी में 3 महिलाओं के नाम पर विचार किया जा रहा था, जिसमें द्रौपदी मुर्मू, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का नाम शामिल था। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ओडिशा से आने वाली आदिवासी नेता है। झारखंड की 9वीं राज्यपाल रह चुकी द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के रायरंगापुर से विधायक रह चुकी है। वे पहली ओडिया नेता है जिन्हें राज्यपाल बनाया गया। इससे पहले बीजेपी बीजेडी गठबंधन सरकार में साल 2002 से 2004 तक वह मंत्री भी रह चुकी हैं। वहीं इससे पहले राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार को लेकर विपक्ष की तरफ से बीजेपी के पूर्व दिग्गज और टीएमसी से इस्तीफा दे चुके यशवंत सिन्हा का नाम आगे बढ़ाया गया। वहीं बीजेपी महामहिम की रेस में महिला, मुस्लिम, दलित या दक्षिण भारत की किसी हस्ती के नाम पर विचार किया जा रहा था, ताकि 2022-23 में होने वाले विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों को साधने में आसानी हो सके। पर बाजी मारी आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू ने। पूर्व मंत्री मूणत ने कहा, ऐसा फैसला सिर्फ भाजपा ही कर सकती है जो देश की जनता के मर्म को समझती है, उसको मौका दे। कांग्रेस तो सिर्फ दरबारियों को ही मौका देती थी। राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठ करके देश के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी समाज की महिला को ला करके जो वहाँ की गवर्नर है, गवर्नर के साथ में विधायक रही है और जन सेवा के कार्य में अपने आप में एक स्थापित हुई है, ऐसे व्यक्ति का चयन करना भारतीय जनता पार्टी कर सकती थी। कांग्रेस पार्टी तो अभी तक दरबारियों को निकाल करके राष्ट्रपति बनाई है। यह भारतीय जनता पार्टी है, यह एनडीए है जो देश के ऐसे लोगों को चिन्हित कर करके लाती है जो समाज सेवा का संकल्प लेकर के आगे बढ़ते हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने ऐसे सर्वोच्च पद पर ऐसे व्यक्ति को लाए जो देश की जनता के मर्म को समझती है, देश की जनता के दर्द को समझती है और देश को पूरा समझती है। हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। और भूपेश जी, आप जिनका समर्थन कर रहे हैं वो कौन है, कहाँ से आए, किस पार्टी के हैं, उनके विचार क्या है, जरा उस पर भी विचार जरूर कर ले। देश में अब तक आदिवासी समुदाय का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन पाया है। महिला, दलित, मुस्लिम और दक्षिण भारत से आने वाले लोग राष्ट्रपति बन चुके हैं, लेकिन आदिवासी समुदाय इससे वंचित रहा है। इसी समीकरण को देखते हुए भाजपा ने ये दांव चला और आदिवासी के साथ साथ महिला को मौका देके एक तीर से 2 निशाने लगा दिए। यदि अंक गणित को समझे तो लोकसभा की 543 सीटों में से 47 सीट एसटी श्रेणी के लिए आरक्षित है। 60 से अधिक सीटों पर आदिवासी समुदाय का प्रभाव है। मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में आदिवासी वोटर निर्णायक स्थिति में है। इससे बीजेपी को चुनाव में भी फायदा मिल सकता है, क्योंकि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगले 1.5 साल के भीतर विधानसभा चुनाव होंगे, जिसका सियासी तौर पर लाभ भाजपा को मिलने की संभावना जताई जा रही है। देखिए, ये हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अपने शानदार एक तीर चलाया है, पॉलिटिकल तीर चलाया है। आदिवासी राष्ट्रपति का अपना उम्मीदवार जो उन्होंने खड़ा किया है वो आदिवासी जाति से आती हैं और 12-13 करोड़ जो आदिवासी हिंदुस्तान में है उनको साधने की कोशिश है। तो ये पॉलिटिकल एक बहुत अच्छा तीर भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत मैच्योर, पॉलिटिकली बहुत मैच्योर पार्टी है, तो उनके सब सोचे समझे और बड़े दूरदर्शिता के साथ लिए गए निर्णय रहते हैं। छत्तीसगढ़ के लिहाज से यदि इस समीकरण को समझे तो विधानसभा में 71 विधायक कांग्रेस, 14 विधायक भाजपा, 3 विधायक जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और 2 विधायक बसपा के हैं, जिनमें भाजपा के सभी 14 विधायक द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करेंगे। तो वही जेसीसीजे के 3 विधायकों का समर्थन मिलने से अब एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी के पक्ष में 17 विधायक हो गए हैं और बसपा के 2 विधायक हैं जो केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय के आधार पर वोट करेंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी वर्ग के लिए 29 विधानसभा सीटें आरक्षित है। इनमें 27 सीटें कांग्रेस के पास है, तो माना जाए कि 71 विधायक और 1 लोकसभा सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को जाएंगे, क्योंकि विपक्षी दलों ने सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है। हमारी जो राज्यपाल है
वो पहले कांग्रेस में, छत्तीसगढ़ की जो है वो पहले कांग्रेस में थी, इसलिए नहीं कह रही। ये मतलब इस पर चर्चाएं बस हो सकती है, इसका कोई आधार नहीं होता। ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहते कि इनको बनाए, उनकी क्यों नहीं बनाए, उनको क्यों नहीं बनाए। ये कोई बहुत वो वाली बात नहीं है कि कांग्रेस में इसलिए नहीं बनाया। ऐसे कई उदाहरण हैं कि जो पहले दूसरी पार्टी से हैं उनको भी मौका मिला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत आदिवासी समाज से आने वाली महिला को अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया, तो निश्चित ही स्वागत योग्य है और इस अंक गणित के हिसाब से उनका पड़ना भारी भी है। वहीं सीएम बघेल ने चुटकी लेते हुए द्रौपदी मुर्मू के बहाने छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके को दरकिनार करने की बात कही। अनुसुईया उइके भी राष्ट्रपति की दावेदारी में थी। वो कांग्रेस की पहली विधायक थी, इसलिए उनको मौका नहीं मिला। अनुसुईया उइके जी भी लगी हुई थी, उसको मौका नहीं मिला क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि कांग्रेस की थी, कांग्रेस के पहले विधायक थी, इस कारण से उसको मौका नहीं मिला। पहले दलित, अब आदिवासी भाजपा के लिए बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनने से भाजपा एक तीर से दो निशाने लगाएगी। पहला, आदिवासी समाज को साधने में मदद मिलेगी, साथ ही महिला वोट बैंक में भी मजबूत पकड़ बनी रहेगी। अब ऐसे में देखना ये होगा कि छत्तीसगढ़ के 27 आदिवासी विधायक और एक सांसद किस लाइन पर वोट करते हैं, क्योंकि अपने आप को आदिवासियों की हितैषी कहने वाली कका की सरकार पहले ही राज्यसभा चुनाव में अपना छितलेदार करवा चुकी है। अग्निपथ योजना का विरोध अब छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। इसके विरोध में कांग्रेस 27 जून को सभी 90 विधानसभाओं में धरना प्रदर्शन करेगी। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बकायदा रणनीति भी बना ली है। वहाँ पे 90 विधानसभा क्षेत्र के जो अनुरागी अधिकारी होंगे। केंद्र सरकार ने जो सेना में भर्ती का नया फरमान जारी किया है अग्निवीर के रूप में, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी उसका विरोध कर रही, देश भर के युवा, देश भर के छात्र मोदी सरकार के इस फरमान का विरोध कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में इसके खिलाफ में प्रदर्शन किया जाएगा। हर नेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में इस प्रदर्शन की अगुवाई करेंगे। शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन होगा, आंदोलन किया जाएगा। इसके अलावा महामहिम राष्ट्रपति का नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। मांग की जाएगी कि देश की सेना को कमज़ोर करने के लिए, देश के युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने के लिए मोदी सरकार जो अग्निवीर नाम की योजना लाई है सेना में भर्ती की, उसको तत्काल वापस लिया जाए। छत्तीसगढ़ी सिनेमा के जाने माने कोरियोग्राफर निशांत उपाध्याय का बुधवार देर रात निधन हो गया। वे पिछले कुछ समय से अस्वस्थ थे। उनके निधन से बॉलीवुड को बड़ा सदमा लगा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1999 में आई फिल्म झन भूलो माँ बापला से की थी। वे पिछले 10 वर्षों से छत्तीसगढ़ मूवी और वीडियो एल्बम में काम कर रहे थे। वे छत्तीसगढ़ में हर तरह के कलाकारों के साथ काम कर चुके हैं। उन्होंने अपने करियर में 2500 एल्बम में कोरियोग्राफी का काम किया है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, उम्दा सेहत किसी नेमत से कम नहीं और एक अच्छी सेहत के लिए सुपोषण जरूरी है। प्रदेश के बच्चों और महिलाओं को कुपोषण और एनीमिया से मुक्त करने का अभियान है मुख्यमंत्री सुपोषण योजना। गर्भवती माताओं को लिए तो अभी रेडी टू ईट का पैकेट है, तो उनको क्या है हम लोग देते हैं और साथ में समझाते हैं कि उसको किस तरह से खाना है। और 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए रेडी टू ईट का पैकेट है। मतलब एक पैकेट रहता है वो 1 सप्ताह के लिए रहता है, तो उसको 6 दिन के हिसाब से क्या है उसको 6 हिस्सा करके खाना है और उसको मतलब अच्छे से साफ सफाई से रखना है और अच्छे से खाना है, क्योंकि वो उनके सेहत के लिए बहुत ही मतलब लाभकारी है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिलके बनी हुई हैं। रेडी टू ईट के साथ गरम भोजन भी देते हैं। गरम भोजन में है दाल, चावल, रोटी, सब्जी और अचार, पापड़, गुड़ गरम भोजन में गर्भवती माताओं के लिए। जैसे पता चलता है माँ गर्भ में है, उसको हम टीका लगाते हैं। मान लीजिए बच्चे 1.5 साल 2 साल का है तो माँ को एक टीका लगता है बूस्टर। और जो माँ
3 साल के बाद दूसरा गर्भधारण करते हैं उनको 2 टीका लगता है। टीडी का पहले टिटनेस लगता था, अभी उसका नाम चेंज होके टीडी हो गए। और आयरन फोलिक एसिड टेबलेट, जैसे 1.5 महीना में माँ हमारे पास आते हैं तो हम आयरन फोलिक एसिड टेबलेट देते हैं, और जैसे 4 महीना से हम आयरन टेबलेट देते हैं। स्वस्थ नागरिक स्वस्थ प्रदेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कोरोना संक्रमण को लेकर अलर्ट जारी किया है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। आम जनों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का आग्रह भी किया है। ठीक है। राजधानी में पेयजल को टैंकर मुक्त करने कई वर्षों से प्रयास जारी है, लेकिन आज तक इस समस्या से निजात नहीं पाया जा सका है। सरकार बदल गई, निगम में महापौर भी बदल गए, लेकिन समस्या ज्यों का त्यों बनी हुई है। निगम इलाके के खमाडी में पानी की कमी से हाहाकार मचा हुआ है। आखिर क्या कहते हैं जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार प्रशासन? देखिए वीआईपी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। बता दें, राजधानी के कई ऐसे वार्ड हैं जहां अमृत मिशन योजना के तहत पाइपलाइन बिछाई जानी थी, लेकिन अब तक उन वार्डों में ना ही पाइपलाइन बिछी, ना ही पर्याप्त मात्रा में जरूरत के अनुरूप पानी मिल पा रहा है। टैंकर मुक्त दावा करने वाली नगर निगम के दावों की पोल यहां पर तब खुलती है जब शहर के कई वार्ड आज भी टैंकर के भरोसे चल रहा है। वार्ड में पसरी पानी की समस्या को लेकर खमाडी स्थानीय पार्षद रोहित साहू का कहना है, वार्ड में पानी की समस्या गंभीर है। पूर्व पार्षद राकेश पोत्रे अपने कार्यालय में 100 टैंकर पानी भेजने की बात कह रहे हैं। उस समय बीजेपी की सरकार थी तो मिल भी जाती होगी। अभी मेरे वार्ड में पानी की इतनी समस्या है। नगर निगम में कांग्रेस की सरकार है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार है, मैं कई बार आवेदन दे चुका हूँ। पानी को लेकर आने वाले गर्मी में पूरे कॉलोनी एरिया में इतनी समस्या आएगी, इसे लेकर मैंने 4 से 6 महीने पहले अवगत करा चुका था। इस समस्या को लेकर 2 साल से आवेदन देते देते थक गया, लेकिन किसी अधिकारी, महापौर, सभापति कोई संज्ञान नहीं लिए, न कोई सुनवाई हुई। देखिए, अभी पूर्व पार्षद राकेश पोत्रे जी ने अपने कार्यकाल में मेरे वार्ड में, इस वार्ड में 100 टैंकर भेजने का भी उन्होंने आपके सामने बोला। आपने उसको सुने हैं। अभी की बात कर रहा हूँ, और मेरे कार्यकाल में 12, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जो सच्चाई है। हो सकता है उस समय बीजेपी कार्यकाल में 100 टैंकर यहाँ भेजता हो। अभी वर्तमान में तो कांग्रेस की निगम में सरकार है, उनको संज्ञान में मैं लाना चाहूँगा कि मैं कई बार आवेदन दे चुका हूँ। मेरे वार्ड में इतनी समस्या है, सघन समस्या है समझ में, और आने वाले गर्मी में पूरे कॉलोनी एरिया में इतनी समस्या आएगी। मैं पहले 4-6 महीने पहले उसका अवगत भी करा चुका था, और बार बार जा के आवेदन तो मैं 2 साल से देते आ रहा हूँ मैं, लेकिन किसी अधिकारी और महापौर, ना सभापति, ना कोई सुनवाई नहीं है लोगों में। आज पूरा 90% बोर मेरे वार्ड का ड्राई हो चुका है। मेन कारण ये है, यहाँ पे जो संख्या बढ़ गई है, अब संख्या के हिसाब से पाइपलाइन डलना चाहिए। विगत 3 साल में यहाँ पे पाइप डला नहीं है। अगर यह पाइपलाइन बिछ जाता तो पानी की समस्या नहीं होती। मेयर तो आप ही के हैं, राज्य में सरकार भी आपकी है, प्रस्ताव यहाँ से देना चाहिए
बताना चाहिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार जाना चाहिए। हर दिन जाना चाहिए। नगर निगम है, एक बार में यहाँ काम नहीं होता। आप बराबर जाओ, अधिकारी आपका कहना मानेंगे, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। अभी उस क्षेत्र में जो है अमृत मिशन की मेन लाइनें जो हैं अभी बिछाने का काम चल रहा है और शीघ्र ही जो है उस पर पाइपलाइन बिछ जाएगी। उसके बाद जो है वहाँ पर पानी की व्यवस्थाएं जो हैं सुनिश्चित हो जाएगी। वर्तमान में टैंकर और जो स्पॉट बोर है उसके माध्यम से वहाँ पर पानी की जो है सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। फिलहाल वहाँ पर पेयजल की जो शिकायत के संदर्भ में कोई शिकायत हमसे प्राप्त नहीं हुई। मैं सेल्टेस कॉलोनी से हूँ। हमारे कॉलोनी में विगत 10-12 सालों से लगातार पानी की समस्या बनी हुई है। एक साई सिमरन सोसाइटी है जो कि एकदम आखिरी में है, वहाँ से लेकर के पूरे सेल्टेस कॉलोनी ले लो, न्यू सेल्टेस कॉलोनी है, भावना नगर है। पिछले 15 सालों से मई महीना की शुरुआत में ही सारे बोरिंग सूख जाते हैं। पानी का लेवल निरंतर डाउन चले जा रहा है। नई बोरिंग के लिए कलेक्टर महोदय परमिशन देते नहीं है, तो हम लोग करें क्या? समस्या ऐसा लब्बड़ हुआ थे, नल के पाइप के पानी बढ़ाना चाहिए, टंकी भी देना चाहिए। अभी 10 साल से इतना झेला सन थे, आप कभी पानी बहुत अभी ज़्यादा हो, 1 साल ज़्यादा पानी की समस्या। और वो पाइप बिछना चाहिए, वो पानी कनेक्शन के टाइम ला भी बढ़ाना चाहिए। आज मेरे वार्ड के 90% बोर सूख चुका है। पाइपलाइन अमृत मिशन के लिए केंद्र सरकार ने पैसा भेजा है, लेकिन इस पैसे को चौक चौराहे को सजाने में खर्च कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि लाखों का पैसा करोड़ों में बिल बन रहा है। अरे क्या लिखा है? लाखों का पैसा करोड़ों में बिल बन रहा है। सीधे सीधे उनका आरोप है पैसे का बंदरबाट कर रहे हैं। इस चक्कर में वार्डों में पाइपलाइन नहीं बिछ रही है। साथ में उनका कहना है कि जब पार्षद की बातें नहीं सुनते तो पार्षद चुनाव ही बंद करवा लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ में फिर एक बार कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज होने लगी है। प्रदेश के 5 जिलों को छोड़कर सभी जिलों में आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। बुधवार को 131 संक्रमित मरीज मिले हैं, जो पिछले 3 माह के आंकड़े के हिसाब से सबसे ज्यादा बढ़े हुए हैं। इन आंकड़ों के साथ प्रदेश में 585 कोरोना संक्रमित मरीज हो गए हैं। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बस्तर यानी घने वन प्रांतर, बस्तर यानी बीहड़, बस्तर यानी वनवासियों का एक विशिष्ट क्षेत्र जिसकी अपनी परंपरा और संस्कृति है। बस्तर के इन वनवासियों के जीवन स्तर को हर तरह से ऊंचा उठाने के लिए छत्तीसगढ़ के दूरंदेशी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई पहल की हैं। इन्हीं में से एक है हाट बाजार क्लिनिक योजना। हाट बाजार क्लिनिक में रक्तचाप, मधुमेह, सिकल सेल, एनीमिया, हीमोग्लोबिन, मलेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियों के लिए खून की जांच निःशुल्क हो रही है। लंबे अरसे से बस्तर के वनवासी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित थे, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गहरे मानवीय सरोकारों के चलते आज
बस्तर के वनवासियों तक हाट बाजार क्लिनिक के चलते स्वास्थ्य की तमाम सुविधाएं पहुंच रही हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायत बागरेक्सा गांव में जिला प्रशासन और मां बमलेश्वरी जनहितकारी समिति ने कुपोषण मुक्ति अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने शिरकत की और अपना वक्तव्य दिया, जब बड़ी संख्या में महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मौजूद रही। हमारे शरीर हमारे पलते हुए जो बच्चे पेट में वो मौत हो जाए, दुनिया भर की बीमारी भी हो जाए। राजधानी रायपुर में पुरानी रंजिश की वजह से एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है वर्चस्व की लड़ाई के चलते ये हत्या हुई है। शहर के चंगोरा भाटा इलाके में रहने वाले 3 भाइयों ने डंडे और लाठियों से राजा ठाकुर नाम के युवक को अधमरा होते तक पीटा, जिसकी अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। डीडी नगर थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। ठीक। डीडी नगर थाना क्षेत्र का मामला है। चंगोरा भाटा झंडा चौक के पास की घटना है। यहाँ पे 3 सगे भाई राम अवतार साहू, रामू साहू और किशोर साहू, ये दुर्गेश नाम के युवक के साथ इनका गाली गलौज लड़ाई झगड़ा हो रहा था। इसी बीच में 2 और युवक वहाँ पे पहुँचे, राजा ठाकुर और सुनील साहू। इन्होंने उसको बीच में रोक टोक किया कि क्यों गाली गलौज कर रहे हो, तो इसी गुस्से में आकर तीनों ने राजा ठाकुर के साथ में लाठी डंडा से और हाथ मुक्का से मारपीट किया, जिसको ज़्यादा चोट आई थी। राजा ठाकुर को अस्पताल के लिए रवाना किया गया था, लेकिन उसकी अस्पताल में उसको मृत घोषित किया गया। इसमें डीडी नगर थाने में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है हत्या का, और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करके आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बालोद जिले के बोहारडीह गांव में महिला के हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। राशन ना देने से नाराज बेटे ने ही उसकी हत्या कर दी थी और धमतरी लौट गया था। सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। ये जो घटना हुई है 3 दिन पहले की है, मतलब शनिवार को रात को उसकी मृत्यु हुई है। शुरू में इतनी मतलब बुरी अवस्था में जो थी वो थोड़ी सड़ी अवस्था में थी, जिसके कारण पता नहीं चल रहा था, लेकिन उसको पता किया गया तो बाद में उसमें चोट के निशान दिखे और फिर पोस्टमार्टम से ये कंफर्म हो गया कि वो उसकी होमिसाइड हत्या हुई। इस पर से जो हमारे गुरूर के प्रभारी हैं और एसडीओपी साहब हैं, इनकी टीम और साइबर की टीम के साथ में इन्होंने काम किया और लगातार 3 दिन तक काम करते रहे कंटिन्यूस। काफ़ी सीसीटीवी फुटेज भी इन्होंने छान मारा और उसमें फिर साइबर में भी वर्क हुआ और उसके बाद में अल्टीमेटली ये पता चला कि उसका जो बेटा है, जिसका नाम आकाश नाम है उसका, आकाश धीमर, जिसने हत्या को कारित किया है शनिवार मतलब कि 11 तारीख की रात को। वो धमतरी से ऑटो में बैठकर आया और उसमें विवाद हुआ उनके बीच में, माँ और बेटे में। पैसे को लेकर मोस्टली उनके बीच में ये विवाद था कि राशन कार्ड से उनको चावल नहीं मिल पा रहा था, तो उस बात पर विवाद हुआ। वो शराब के नशे में था और उसने फिर उसके बाद चाकू से हत्या कर दी उसकी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।